सो हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक। इससे पहले मैं 1.1 उसका इंट्रोडक्शन साथ में उसका सॉल्यूशन दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.2 का सॉल्यूशन, जिसमें हम रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे। मीन्स कि किसी इरेशनल को हमें इरेशनल कैसे प्रूव करना है। इसकी शुरुआत से पहले मैं आपको एक थ्योरम समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसी थ्योरम की वजह से इस पूरी एक्सरसाइज में जान डल सकती है, यानी कि इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले ऊपर एक जो थ्योरम लिखी हुई है पहले हम उसको समझ लेते हैं। ऊपर ये थ्योरम लिखी हुई है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमें ये थ्योरम पेपर में नहीं लिखनी है, ना ही हमें इस थ्योरम का कोई पेपर में कोई डेरिवेशन करना होगा। इसका समझना है हमको। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका सिर्फ इतना है कि अगर p एक प्राइम नंबर हो, p एक प्राइम नंबर हो, तो अगर p का डिवाइड किसी a स्क्वायर में, अब a स्क्वायर का मतलब क्या है कि किसी स्क्वायर क्वांटिटी में डिवाइड करके लेके आना है हमको। तो अगर p एक प्राइम नंबर है और उस p का यानी उस प्राइम नंबर का किसी स्क्वायर क्वांटिटी में डिवाइड करें, तो उसी प्राइम नंबर का उसके स्क्वायर रूट में भी डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब बस इतना ही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया कोई नंबर 3 एक प्राइम नंबर है। अब 3 का डिवाइड जैसे कि सपोज मैं करता हूं 81 में, कितनी बार जाएगा? 27 टाइम्स। इसके बाद अब 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है। तो देख सकते हैं 9 में भी 3 का डिवाइड जा रहा है विद कितनी बार? 3 बार। यही कॉन्सेप्ट है कि कोई प्राइम नंबर होगा किसी स्क्वायर क्वांटिटी में, अगर उसका हम डिवाइड करेंगे, ये हो गई कोई स्क्वायर वैल्यू, तो उसी स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट वैल्यू अगर हम ले लें, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। यानी कि अगर किसी प्राइम नंबर का जैसे कि 3 का किसी स्क्वायर वैल्यू में डिवाइड करें, तो उसी प्राइम नंबर का उसके स्क्वायर रूट में भी डिवाइड चला जाएगा। इतना सा मतलब है इसका, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब इस स्टेटमेंट का यूज हमें यहां पर कैसे करना है, बस हमें यह समझना है। यह समझने के लिए अब पहले हम एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मेथड कौन सा है? हम यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि हमें स्टार्टिंग में किसी वैल्यू मतलब किसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्ट लेना पड़ता है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब उसका ऑपोजिट लेना पड़ता है, और उसके हिसाब से हम उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। एंड में क्या होता है कि वो हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट करता है एंड में जाकर के। तब जाकर के हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमने एजम्पशन किया है वो गलत रहा है, इसीलिए हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही सही है। कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल, तो देखते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें यूज कर रहा हूं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अंदर में जैसे कि ये कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज कर रहा हूं तो इसका पहले कॉन्फ्लिक्ट लूंगा, इसका कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा मतलब इसने बोला है कि √5 एक इरेशनल है, नहीं, आप मान करके चलो कि √5 एक रेशनल है। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, मान करके चलते हम। अब √5 अगर एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं कि उन्हें कहा जाता है जो a/b के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हम पढ़कर आए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि √5 कैन बी इक्वल टू p/q। अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने पहली एक जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये बात समझाई आपको। अब ये छोटी सी पॉइंट है कि p और q ये अपने लोएस्ट फॉर्म में होंगे, यानी कि दे आर को प्राइम इंटीजर्स। सो हियर p एंड q आर को प्राइम।
को प्राइम इंटीजर्स। यहां पर p और q जो है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि 3 है और 5 है तो दे आर को प्राइम। और एग्जांपल लेते हैं, 2 है और 9 है, ये दोनों को प्राइम है। दूसरा लेके देखते हैं, 10 और 11 दे आर को प्राइम। अब इसमें ये हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है कि 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 10 और 11 को प्राइम कैसे हुए। दरअसल को प्राइम का मतलब है दो नंबर्स के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे कि 10 और 11 मैंने लिया तो 10 भले ही एक कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन 10 और 11 में कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। यानी कि कॉमन से मतलब ये किन्हीं एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी एक वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसको, जैसे कि हमने ये 1 लिया इसके नीचे, अब ये √5 को हटाना है। इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं कि स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। ओके, ये जो q स्क्वायर है उसको हम 5 के पास भेज देते हैं और 5 को q स्क्वायर के पास ले आते हैं। सो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो अब जरा इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दो बस। इसका मतलब क्या है, ये जो एक मैंने लाइन खींची है इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब यही तो है कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और तुरंत अब स्टेटमेंट पे आ जाइए, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि p अगर एक प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से यहां पर कनेक्ट करिए कि 5 एक प्राइम नंबर है, 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो यहां ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हेयर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, कि भाई 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक, हमने इसी थ्योरम का एक जो एग्जाम्पल लिया था उसी थ्योरम का इस्तेमाल हमने यहां किया है। अब जब यहां तक हम आ गए, इसके बाद हम क्या करें, काम तो इतना और बाकी है। तो देखिए भाई, जैसे कि हम कहते हैं कि 5 का डिवाइड 10 में कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि 5 का डिवाइड 10 में जा रहा है 2 टाइम्स। कहीं ना कहीं जब 10 हमको पता है तब हमको एक वैल्यू आ रही है 2, यानी कि जैसे कि 10 का डिवाइड मैं 5 में कर रहा हूं तो ये 2 आ गया। तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे 10 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2। फिलहाल हमारे पास ये 10 की जगह पे p स्क्वायर है, यानी कि 5 का डिवाइड आप p स्क्वायर में कर रहे हैं। तो भाई जब ये एक अननोन क्वांटिटी है तो ये भी तो एक अननोन क्वांटिटी आएगी। कहीं ना कहीं अगर हम 10 की जगह पर मान लें कि ये p स्क्वायर p चल रहा है, तो ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये हमें मतलब नहीं है कितनी बार डिवाइड हो रहा है। मान लो कि ये k टाइम्स डिवाइड हो रहा है। अगर ये वैल्यू पता होती तभी तो ये वैल्यू आ पाती, जैसे इसमें लिखा हुआ है 10 पता है तब 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम p इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं अगर 5 का डिवाइड p में जा रहा है तो, यानी कि ये हो गया आपका कि p इक्वल टू 5 के। सो p इक्वल्स टू 5 के। आई थिंक यहां तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि यहां तक हम आए कैसे हैं। अब ये जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी इसको फर्स्ट मान करके चलते हैं, इसे फर्स्ट मानकर चलते हैं। काम करते हैं, ये p इक्वल टू जो 5k है इसे पुट इन फर्स्ट, यानी कि पहली यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि p की जगह पर हम लगा देते हैं 5k। अब p हटाएंगे और उसकी जगह पे 5k उसका स्क्वायर भी है का स्क्वायर। ओके, नाउ 5 इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। अब हम यहां के बाद क्या करें, देख सकते हैं 5 से ये 1 टाइम गया, 5 से ये
5 टाइम गया। नाउ ये क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ किया तो ये क्यू स्क्वायर आया, और ये 5 जो है वो हम नीचे ले आए और सामने रह गया सिर्फ के स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर का 1 से किया तो क्यू स्क्वायर आया, और ये 5 नीचे ले आए और ये के स्क्वायर यहीं रह गया। अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है इसको पी स्क्वायर के साथ में। इसका भी मतलब क्या है? इसका भी मतलब यही है कि 5 का डिवाइड क्यू स्क्वायर में जा रहा है, इसका मतलब 5 का डिवाइड क्यू में भी जाएगा। जोड़िए इस स्टेटमेंट से। यहां भी हमने क्या पढ़ा था कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए ऑल्सो। उसी तरह से इफ 5 डिवाइड्स के 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 डिवाइड्स के स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, सॉरी 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब ये स्टेटमेंट जानी पहचानी लग रही है कि यहां पर हेयर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब बात देखते हैं यहां पर हमने क्या किया। ये दरअसल हमने देखा कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पर 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हमने तो ये कहा है कि p और q दे आर को प्राइम इंटीजर्स, और को प्राइम इंटीजर्स मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि उन्हें कहा जाता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आए। अब ये अगर 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब p और q का कॉमन फैक्टर 5 आ गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बस यही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये जो अजम्पशन लिया है ना कि √5 एक रेशनल नंबर है, यही है वो अजम्पशन गलत है हमारा। यही इसी की वजह से सारा कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है। अगर हम ऐसा ना करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जाहिर सी बात है ये कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए ये प्रूव करना जरूरी था कि हमने यहाँ पर को प्राइम इंटीजर लिए p और q को, और एंड में देखा कि p और q का एक कॉमन फैक्टर आया। ये सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये गलत अजम्पशन किया है कि एक रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर ये रह कौन गया? ये एक इर्रेशनल नंबर रह गया। यहाँ पर हमको बस तब थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। बस ये छोटा सा काम है कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। भाई यहाँ तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसका मतलब ये है सो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए ये मैंने बहुत कम लैंग्वेज लिखी है, लिखने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। लिखने के लिए हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्या है? सो दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, सो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं कि हेयर p and q have a common integer 5 which cannot be possible because p and q are co-prime integers. This is contradiction due to which this is contradiction due to our wrong assumption because of √5 is a rational number so that √5 is an irrational number। यानी कि लिखने के लिए तो यहाँ अपनी क्रिएटिविटी कितनी भी चाहे उतनी लगा सकते हैं, लेकिन हमको इतना काम तो करके ही देना पड़ेगा, और ये काम लिखना पड़ेगा एंड में डिक्लेरेशन हमको कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसीलिए √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि इसमें एक एक लाइन पिछली लाइन से जुड़ी हुई है। कॉन्सेप्ट है पूरा इस वीडियो को, यानी कि इस टॉपिक को, ये जो मैंने समझाया है आपको √5 एक इर्रेशनल कैसे हो रहा है, इसको आप एक बार में शायद नहीं समझ पाएंगे। इसको रिप्ले करें, एक बार नहीं आया 2 बार देखें, शायद आपने मैंने कुछ बोला हो आप नहीं सुन पाए हो, फिर इसको तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें, 5 बार देखें। आफ्टर एट द
एंड में आप पाएंगे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक बात यहाँ डिटेल से समझाई आपको। इसके साथ चाहे √5 आए, चाहे √2 आए, चाहे √3 आए, चाहे √7, √11, √13, √17, कुछ भी आए, प्रोसेस सब में सेम रहेगी। बोर्ड में तो कुछ भी आ सकता है, हमें क्या मालूम, ये तो √5 एक एग्जांपल है। मालूम चला कि बोर्ड में आ गया कि √11 को प्रूव करो कि ये रेशनल कैसे है, तब भी प्रोसेस सेम रहेगी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान दें इसके। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसे इरेशनल कैसे प्रूव करें? लास्ट क्वेश्चन हमने जो प्रूफ किया था उसमें सिर्फ सिंगल था कि √5 को हम इरेशनल कैसे प्रूव करें, उसमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट दी, लेकिन इसमें आपको इतनी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बस छोटा सा ये काम है कि जैसे कि इसमें भी हम एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का ही यूज़ करेंगे, जिसके अंडर हम ये लेट करके चलेंगे कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। और अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू P/Q, वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, वेयर P and Q आर को प्राइम। इतना काम तो फिक्स ही है हर एक क्वेश्चन में। इतना भी आप यदि एग्जाम के अंदर लिख के आते हैं तो इसकी भी मार्किंग है। अब यहां के बाद हमें क्या करना है, ये जो 3 है इसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसको हम इस तरफ भेज देते हैं। 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू P/Q -3। अब यहाँ के बाद क्या करें, ये जो हमें 2 दिख रहा है इसका भी यहाँ कोई काम नहीं है, इसको हम डिवाइड में ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। सो P/Q -3 डिवाइडेड बाई 1/2। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो P -3Q डिवाइडेड बाई Q, और ये 2 का मल्टीप्लाई अपॉन 2Q। अब जरा देखें, P -3Q अपॉन 2Q, बेसिकली ये तो एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, बट हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। एग्जाम की अगर हम बात करें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है पूरा कि इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन ऑल्सो इरेशनल नंबर। यानी कि आधा काम तो ये पहली करके हमें दे देता है। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में अगर हम देखें तो क्वेश्चन ऐसा ही मिला है हमको कि हमको दे देता है कि ये एक इरेशनल वैल्यू है तो इस पूरे को इरेशनल प्रूफ करिए, तो उसमें हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। और मेरा मानना ये है कि एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा। अगर नहीं भी आता है तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानकर चलेंगे कि ये √5 एक इरेशनल नंबर है, वरना इसे हम प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे किया है आपने देख लिया होगा। इसके साथ ही अब हमको ये समझ जाना चाहिए कि ये इरेशनल जो है रेशनल के इक्वल में कभी नहीं हो सकता है। क्या कभी कोई इरेशनल वैल्यू इक्वल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये भी तो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आया है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि हमने 3 + 2 √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया है। अब ये रेशनल नंबर माना है इसीलिए पूरी गड़बड़ी बैठ रही है। तो अब ये रेशनल नहीं है तो फिर ये क्या रहेगा हमारा, ये रह जाएगा हमारा एक इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमको बस यही समझाना है कि irrational cannot be equal to rational. This is contradiction. This is contradiction due to our wrong assumption,
so that 3 plus 2 root 5 is an irrational number। बस इसमें बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि इसके थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें भी हमको इसी तरह से करना है कि ये देखना होगा कि रेशनल और इरेशनल बस इक्वल तो नहीं आ रहे, नीचे इक्वल नहीं आने चाहिए, वो वहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो, जिस वजह से हम ये बता देंगे एंड में कि ये एक रेशनल नहीं है, एक इरेशनल है। पहले से ही प्री डिफाइंड क्वेश्चन है, पहले से ही पता है कि इसमें क्या होना है, बस एक एक लाइन का मतलब हमको पता होना चाहिए। आई होप अब ये एक्सरसाइज आप थर्ड क्वेश्चन जो है वो खुद करेंगे। इसका मैंने 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको समझा दिए, एक एक लाइन को बड़ी डीपली समझाया है। अब हमारी ये पूरी चैप्टर 1 की सीरीज कंप्लीट होती है। आप इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट वीडियो तक पूरा सीरीज में देखें, जिससे आपके एक एक पॉइंट जुड़ते चले जाएंगे और कनेक्ट होते चले जाएंगे। बीच में देखने वाला बच्चा यही परेशानी उठाएगा कि उसे नहीं आएगा, तो हमको बीच में नहीं उठाना है। मैथ्स एक कड़ी होती है, यानी एक पॉइंट दूसरे से जुड़ता है, जैसे कि ट्रेन के डिब्बे एक एक करके आपस में जुड़े रहते हैं, एंड में इंजन होता है, इंजन को इंट्रोडक्शन मानो और बाकी के सारी पार्ट्स एक्सरसाइज मानो। तो इसी तरह से आपको पहले इंजन लगाना होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन पहले सीखना होगा, उसके बाद आपको डिब्बे जोड़ने यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाना है। कड़ी मिलाए रखेंगे हम इसमें, इसको ब्रेक नहीं करना है, डायरेक्ट किसी भी वीडियो पर जंप नहीं करना है, नहीं समझ में आने पर उसे बार बार रिप्ले करके देखना है। आई होप आप लोग चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहें। सो बच्चों, थैंक यू।